मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, कल आपको बताए थे अप्रिय कोटि के प्रकार, बताया था कि आपको केवल दो कोटि पे ज्यादा ध्यान देना है, शून्य कोटि का क्रिया और प्रथम कोटि का क्रिया। तो शून्य कोटि का क्रिया किसे कहते हैं और उसके बाद में शून्य कोटि का क्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, उदाहरण क्या है। कल बताया था आपको कि वह रासायनिक क्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की। तो आज बेटा क्या है, प्रथम कोटि की क्रिया। आइए देखते हैं क्या है प्रथम कोटि की क्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कैसे बनता है, आप इसका परिभाषा, ये तुम्हारा रिएक्ट है और ये प्रोडक्ट है। अरे यार, रिएक्ट माने अभिकारक होता है, प्रोडक्ट माने क्या होता है, उत्पाद होता है। अब अभिक्रिया के वेग के लिए, अभिक्रिया के वेग के लिए क्या जाएगा, अभिक्रिया के वेग के लिए कई बार बताए हैं, क्या बताए हैं, -d × मास r बटे dt इक्वल टू वेग स्थिरांक के और यहाँ पर × मास r। अब देखो, क्योंकि आज बेटा जो है प्रथम कोटि का क्रिया है, तो यहाँ पर अभिकारक के सांद्रता खाते 1 लगेगा, 1। कल 0 लगाए थे, आज 1 लगेगा। अब अगर हम k को छोड़ते हैं तो हो जाएगा -d × मास r बटे dt समानुपाती। अरे भाई, जब नियतांक छोड़ा जाता है तो समानुपाती आता है और जब समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है। तो यहाँ क्या रहेगा, × मास r और पावर 1। तो क्या दिक्कत है, अब देखिए यह क्या है, यह वेग है। अरे भाई हिंदी में लिख दो ना, यह क्या है, यह वेग है। तो वह भाई रिएक्ट और प्रोडक्ट अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाए, माने रासायनिक क्रिया है। वह रासायनिक क्रिया जिसका वेग अभिकारक के, ये अभिकारक है, अभिकारक के मोलर सांद्रता के, अभिकारक के मोलर, अरे मोलर सांद्रता में मोलरता, मोल प्रति लीटर। वह रासायनिक क्रिया जिसका वेग, फिर देखो, वह रासायनिक क्रिया जिसका वेग अभिकारक के, ये अभिकारक है ना, अभिकारक के मोलर सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे रासायनिक क्रिया को प्रथम कोटि की क्रिया कहते हैं। आइए लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के, अभिकारक माने वेग या अभिकारक के मोलर सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। आइए अगली रीडिंग क्या है, प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बेटा कई बार बहुविकल्पी में 1 नंबर का आया बेटा। आइए देखते हैं क्या है, ये क्या है, ये रिएक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अभिकारक ने मिलकर के उत्पाद बनाया है, तो अभिक्रिया के वेग के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए है ना, प्रथम कोटि है, क्या है, -d × मास r बटे dt इक्वल टू k × मास r। ये क्या है,
अक्रिया का वेग है, और ये डी एक्टिमास आर माने अभिकारक के मोलर सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन, बहुत थोड़ा परिवर्तन। और dt क्या है, जब डेल्टा t का मान शून्य के निकट पहुंच जाता है, शून्य नहीं होता है, माने कि समय में बहुत कम परिवर्तन। तो ये बेटा क्या है, मोलर सांद्रता में मोलरता है, ऊपर का मात्रक मोल प्रति लीटर होगा और नीचे क्या होगा बेटा, सेकंड होगा। और ये अभिकारक की मोलर सांद्रता है, ये है, ये अरे भाई शक्ति मान मोलर सांद्रता, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, और हमको k का मात्रक निकालना है। और ये कौन सी कोटि है, प्रथम कोटि है, यहाँ कौन सा घात लगेगा, 1 लगा दो। अब क्या दिक्कत है, इसका मात्रक ऊपर का हो जाएगा मोल बटे लीटर बटे सेकंड, है ना। अरे भाई मोल बटे लीटर बटे सेकंड इज इक्वल टू k। अब इसका भी मात्रक 1 घात है, तो मोल बटे लीटर होगा। 1 घात से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं बेटा, तो मोल बटे, या बेस बगल में देते हैं, मोल बटे लीटर, है ना। अब क्या देखो, बाएं तरफ भी मोल प्रति लीटर है, दाएं तरफ भी, अरे भाई इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है, तो कटा है। अरे भाई ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। अब क्या आया, k बराबर आया है k इक्वल टू 1 बटे सेकेंड, 1 बटे सेकेंड। अब देखो क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू सेकेंड घाते माइनस एक, चूंकि जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड क्या होता है बेटा, -1 घात हो जाएगा, क्योंकि 1 घात छिपा होता है ना। अरे भाई इसका जो ऊपर जाएगा सेकेंड घात -1। अच्छा सुनो, इसका माने क्या हुआ, प्रथम कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक मात्रक सेकेंड घाते -1, मिनट घाते -1, घंटा घाते -1। भाई जो हो समय बेटा, अतः लिख सकते हैं यहाँ k इक्वल टू, अब देखिए प्रमुख महिमा यहाँ लिख देते हैं बेटा, समय घाते -1। तो अर्थात जो है प्रथम कोटि अक्रिया का, प्रथम कोटि के अक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा समय घाते -1। माने समय में क्या आएगा, सेकंड भी आएगा, मिनट भी आएगा, घंटा भी आएगा, दिन भी आएगा, वर्ष भी आएगा, सब समय का मात्रक आ जाएगा। नोट करिए इस चीज को, ठीक है। फिर उदाहरण निकालते हैं। आइए बेटा देखते हैं प्रथम कोटि की अक्रिया का जो है कुछ मुख्य समीकरण, उदाहरण जिसे हमको रटना पड़ेगा, जो कि प्रयोगों के आधार पर आधारित होता है। आइए कुछ रिएक्शन तो बेटा बहुत है प्रथम कोटि के, लेकिन जो मेन है आइए इसको हम लिखवा देते हैं, जिससे आप उसको तैयार कर लें और परीक्षा को बिल्कुल फोड़ डालें, बिल्कुल है ना, जिससे परीक्षा बिल्कुल को आप जो है बिल्कुल तैयार करके चले जाएं और करके चले जाएं। आइए देखते हैं। तो पहला है, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं बेटा। देखिए ये चीनी है C12 H22O11 माने सिक्रोज। सिक्रोज का हम जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन माने पानी H2O अम्लीय माध्यम में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, यहाँ लिख सकते हैं H2SO4 के उपस्थिति में यहाँ बनता है, देखिए बेटा क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये सिक्रोज है, कई बार रिएक्शन दे चुके हैं, ये सिक्रोज है। C12H22O11 ये पानी H2O, जब हम जल अपघटन करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो बनता है बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज का अर्थ समान है, संरचना से अलग अलग होता है, इस पर चर्चा हम करेंगे केमिस्ट्री सेकंड में बेटा। तो अब यहाँ पर जो है अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से, वेग नियम व्यंजक, अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से, देखिए प्रयोगों द्वारा देखा गया है
कि जब यह प्रेडिकल करते हैं, जब इसको सुक्रोज का सल्फ्यूरिक अनुपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो इसके सांद्रता में अधिक परिवर्तन होता है और जल के सांद्रता में नगण्य परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। इसलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा। माइनस डी एक्टिव मास आर बटे डी टी, यह क्रिया का वेग इक्वल टू के। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि सुक्रोज के सांद्रता पर निर्भर करता है और जल के सांद्रता पे जब यह क्रिया होती है इसका वेग, जब यह क्रिया होती है तो इसका वेग सुक्रोज के सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि जल के सांद्रता पर बहुत कम निर्भर करता है। इसलिए जल के सांद्रता प्रयोजन को छोड़ देते हैं, केवल सुक्रोज वाला लिखते हैं। तो क्या है यहाँ पर C12H22O11। अब जल वाले को हमने छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पर जो है अतः जो है कह सकते हैं कि यह क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि H2O वाला हमने छोड़ दिया ना, उस पर बहुत नगण्य परिवर्तन हो रहा था। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एथिल एसीटेट सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसका भी जब हम जल अपघटन करते हैं H2O सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर बनता है यहाँ पर सिरका CH3COOH रिएक्शन दिया है, पुराना है, प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। अरे भाई सिरका है, एथिल अल्कोहल है। तो इसको भी प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब यह इसका जो वेग होता है एथिल एसीटेट के सांद्रता में काफी परिवर्तन होता है, जबकि जल की सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसलिए इसकी सांद्रता वेग नियम व्यंजक में इसकी सांद्रता लिया जाएगा और वेग नियम व्यंजक में इसकी सांद्रता छोड़ देंगे। तब अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्टिव मास आर बटे डी टी इक्वल टू वेग स्थिरांक के। तो हमने बताया कि इसके सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसमें बहुत कम होता है। क्या लिखेंगे, एक्टिव मास CH3COO C2H5। तो चूंकि एथिल एसीटेट सांद्रता में परिवर्तन अधिक होता है, अतः यहाँ घात 1 लगाएंगे। अतः सिद्ध होता है यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कभी कभी 1 नंबर में आता है, तो 1 नंबर के लिए भाई हमको तो भूल से दम भरना है ना, तो रिएक्शन तैयार करने का जा रहा है, रटने का जा रहा है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। एथिलीन को यदि हम C2H4 एथिलीन है, हाइड्रोजन में एथीन है, जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, बेटा योगात्मक क्रिया होती है तो बनता है C2H6 एथेन बनता है। तब अब देखा जाए अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से या व्यंजक के लिए, चाहे व्यंजक के लिए लिखो चाहे व्यंजक से। अच्छा सुनिए, इसे प्रायोगिक दर नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायोगिक दर, क्योंकि प्रयोगों पर आधारित है ना। तो अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक के लिए तो क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्टिव मास आर अभिक्रिया वेग है ये बटे डी टी इक्वल टू वेग स्थिरांक के। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया बेटा, हम थोड़ी बता रहे हैं, प्रयोग करके निकाला गया है कि एथिलीन के मोलर सांद्रता में परिवर्तन अधिक होता है, जबकि हाइड्रोजन के मोलर सांद्रता में परिवर्तन कम होता है। इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ा गया, एथिलीन को लिया गया। क्या लिखेंगे बेटा, के C2H4 अवघाते 1 आदर्शित होता है। यह क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 4।
अब देखिए डाइनाइट्रिल पेंटाऑक्साइड का विघटन, डाइनाइट्रिल पेंटाऑक्साइड N2O5 जब ये विघटन होता है तो बनता है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। तो बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। बैलेंस करना बताया, पहले भी बताए थे। तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 10 बराबर हो गया। अब देखते हैं अक्रियक वेग नियम व्यंजक के लिए। अक्रिया के वेग नियम व्यंजक के लिए क्या है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इसमें जो है डाइनाइट्रिल पेंटाऑक्साइड के मोलर सांद्रता की प्रथम घात पर ही निर्भर करता है, द्वितीय घात पर निर्भर नहीं करता, शून्य घात पर निर्भर नहीं करता। अतः यह जो है प्रथम कोटि की अक्रिया है। आइए देखते हैं -d एक्टिव मास R बटे dt इक्वल टू K। उसके बाद में डाइनाइट्रिल मोलर सांद्रता एक्टिव मास डाइनाइट्रिल पेंटाऑक्साइड। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इसके प्रथम घात के क्या होता है, इसका अभिक्रिया जो वेग होता है, इसका जो अभिक्रिया वेग होता है प्रथम घात के डाइनाइट्रिल पेंटाऑक्साइड के मोलर सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन होता है, तुमको भौतिक विज्ञान में बताएं बेटा, रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन भी होता है जो वह भी प्रथम कोटि के अक्रिया के अंतर्गत आता है। देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं बेटा, ये है आपका जो है रिएक्शन नंबर 5। ये रेडियम है, रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 और परमाणु भार 226। तब जब रेडियम अपने में से अल्फा कण निकालता है तो बनता है रेडान आर्यन, और यहाँ हो जाएगा 86 और यहाँ पर हो जाएगा 222 प्लस अल्फा कण 2He4। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो रेडियम में से जब अल्फा कण निकलता है तो रेडान बदल जाता है। अब यह भी क्या है, अक्रिया के वेग नियम व्यंजक के लिए, अक्रिया के वेग नियम व्यंजक के लिए क्या हो जाएगा, अक्रिया के प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जितनी भी रेडियोएक्टिव तत्वों का विघटन होता है वो प्रथम कोटि माने प्रथम घात के सांद्रता पर ही अक्रिया वेग प्रथम घात के सांद्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल तैयार कर लो, आपको भौतिक विज्ञान में जब नाभिक विभिन्न नाभिक सेल पढ़ाएंगे तो इसी रिएक्शन का हम प्रयोग करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स तो ये है, भौतिक विज्ञान तुमको दोबारा ही मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अक्रिया के वेग नियम व्यंजक के लिए, वेग नियम व्यंजक के लिए तो क्या हो जाएगा, -d एक्टिव मास R बटे dt। अरे ऐसे हिंदी में वेग भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वेग स्थिरांक के। और देखा गया है कि केवल जो है रेडियम के मोलर सांद्रता माने प्रथम घात पर निर्भर करता। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इसमें जो है रेडियम का जो विघटन है इसका वेग जो होता है अभिकारक के मोलर सांद्रता के प्रथम घात पर ही निर्भर करता है। अतः जो है प्रथम कोटि की अक्रिया है। ठीक है, तो जान लीजिए बेटा, रेडियो एक्टिव तत्वों का जो विघटन होता है वह प्रथम कोटि की अक्रिया का उदाहरण। नोट करिए इसको। आइए द्वितीय कोटि की अक्रिया देखते हैं। यह कोर्स में नहीं है, पेपर में नहीं है, फिर भी ओनली फॉर नॉलेज थोड़ा सा देख लीजिए बस। देखिए क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए रिएक्ट है, ये क्या है रिएक्ट, और जा रहा है क्या प्रोडक्ट में। तो अक्रिया के वेग के लिए -d एक्टिव मास R बटे dt इक्वल टू K एक्टिव मास रिएक्ट R। और यह कौन बेटा द्वितीय कोटि है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लगा देंगे
और अगर के हटाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस डी एक्टू मास आर बटे डी टी समानुपाते एक्टू मास आर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपने मन से इसका परिभाषा लिखेंगे। अरे भाई वह रासायनिक क्रिया जिसका वेग अभिकारक के मोलर सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। ऐसे रासायनिक अप्रिय को द्वितीय कोटि की अप्रिया कहते हैं। अरे यार जहां शून्य है शून्य, प्रथम है प्रथम, द्वितीय द्वितीय, क्या दिक्कत है। अब देखिए आइए इसका वेग स्थिरांक मात्रक क्या होगा। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक किसके लिए, अरे भाई द्वितीय कोटि के लिए। और क्या कैसे निकालेंगे देखिए माइनस डी एक्टू मास आर बटे डी टी इक्वल टू, यही तो है वेग स्थिरांक के एक्टू मास आर पावर 2। अब यहां माइनस से कोई मतलब है नहीं, ये मोलर सांद्रता है, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर है ना, और उसके बाद बटे समय मात्र सेकेंड इक्वल टू कैपिटल के, यहां क्या हो जाएगा एक सांद्रता है मोलरता है, तो यहां हो जाएगा मोल बटे लीटर घाते 2। अरे भाई यहाँ देखा जाए एक बार मोल प्रति लीटर है, यहाँ 2 बार है, एक तो कटेगा ना, ये कटा और यहाँ ये घात कटा। अब क्या बचा है उतारते हैं बेटा। यहाँ बचा है 1/2 इक्वल टू, मात्रक पेपर में आ सकता है कैपिटल के गुणते मोल बटे लीटर, सीधे गुणा कर दें, सीधे गुणा करेंगे तो हो जाएगा के बराबर लीटर बटे मोल गुणते सेकेंड है ना। अब क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा यहां लास्ट में लिखते हैं के इक्वल टू लीटर रहबे करेगा, लीटर मोल ऊपर जाएगा तो मोल घाते माइनस 1 और सेकंड माने समय, तो समय घाते हो जाएगा समय घाते माइनस 1। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये कभी कभी बोर्ड में कभी आ सकता है ना। आइए एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है एथिल एसीटेट का क्षारीय माध्यम में अपघटन। तो एथिल एसीटेट का सूत्र CH3 अभी बताए थे, COO C2H5 प्लस क्षारीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराते हैं, तो बने क्या यहाँ बने बेटा ध्यान दीजिए, जब एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में हम जल अपघटन कराते हैं तो वह जो है एग्जाम्पल था प्रथम कोटि का, लेकिन यहाँ पर जब एथिल एसीटेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से गिराते हैं तो दोनों के सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः यह द्वितीय कोटि की क्रिया है। तो बने यहाँ बेटा CH3COONA सोडियम एसीटेट है, ये सोडियम एसीटेट CH3COONA और प्लस बन जाएगा C2H5OH एल्कोहल, C2H5OH इथेल एल्कोहल। वेग नियम व्यंजक के लिए, वेग नियम व्यंजक के लिए प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इस अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट के भी सांद्रता पर निर्भर करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां लिखेंगे बेटा क्या माइनस डी एक्टू मास आर बटे डी टी इक्वल टू के। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इसका जो वेग है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 के मोलर सांद्रता पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के मोलर सांद्रता पर
दोनों पर निर्भर करता है। अतः एक और एक धन एक कितना 2, अतः यह जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यह एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बेटा। देखिए ओजोन जो होता है ऑक्सीजन में बदलता है, ओजोन का अपघटन, ये ओजोन है O3, ये जाएगा बेटा O2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा, बैलेंस करते हैं 2 है और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ओजोन का अपघटन भी होता है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इसके जो है 2 घात, इसका जो वेग होता है द्वितीय घात पर निर्भर करता है। यहाँ हो जाएगा वेग नियम व्यंजक के लिए, वेग नियम व्यंजक के लिए क्या है, हो जाएगा माइनस डी एक्टिव मास आर बटे डी टी अभिजक वेग इक्वल टू वेग स्थिरांक, यहाँ हो जाएगा बेटा ओजोन O3। तो प्रयोगों के द्वारा देखा गया है इसकी जो है 2 पर निर्भर करता है, अतः यह जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ लिख सकते हैं कोटि बराबर 1 धन 1 बराबर 2, और यहाँ तो सीधा दिखाई दे रहा है, तो कोटि बराबर क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे।